अगेन देख लेते हैं जी, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हाउ डू बायोमॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायोमॉलिक्यूल होते हुए अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं। तो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन सेल। सबसे पहले उन्हें फंक्शन दिया है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसका जो उसका स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट करता है सेल्स को। एंड प्रोटीन सर्व एज एंजाइम, प्रोटीन जो है वो एज एंजाइम सर्व करते हैं। उनका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है। और न्यूक्लिक एसिड स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और लिपिड्स फंक्शन एनर्जी स्टोरेज। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आर सिग्नलिंग पाथवेज, and together these biomolecules ensure the proper function and organization of living organism at the molecular level। अगर आप किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें, उनका एक स्ट्रक्चर है। हमारा सेल मेम्ब्रेन है ना, हमारे पास नर्वस सिस्टम है, उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनका एक स्ट्रक्चर है। इनका स्ट्रक्चर इन बिल्ड स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल की, ठीक है, हमने ऑक्सीजन इनहेल की, हमने एक्सेल कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शन हुआ है। अब वो जो ऑक्सीजन अंदर गया है उसने प्योरीफाई होना है, ब्लड में जाना है, लंग्स में जाना है, ब्लड में सर्कुलेट होना है, बॉडी में उसने प्रोटीन बनना है, एंजाइम बनना है। अब उसके फंक्शन हो रहा है, स्ट्रक्चरल फंक्शन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये बायोमॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल फंक्शन रखते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं किसके साथ? केमिकल रिएक्शंस के साथ। ठीक हो गया? ओके, हमारे पास नेक्स्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द इन्वायरमेंट। अगर ह्यूमन की एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं एयर पोल्यूशन में, हम ये सारा मलबा इंसानियत पे नहीं डालते, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एयर पोल्यूशन का कॉज बनती हैं, तो वो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज इंसान को ही फेस करने पड़ते हैं। Human activities contribute to air pollution through the vehicle emissions, industrial processes, burning fossil fuels, releasing the pollutants like particulate matter, nitrogen oxides. These leads to the smoke, acid rain, health problems for both human and ecosystem. तो इकोसिस्टम जानवरों की ज़िंदगी के लिए, आबी मखलूक के लिए भी, इंसानों के लिए भी चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वट रोल डू ग्रीन हाउस गैसेज प्ले इन क्लाइमेट चेंज। अगर हमारा क्लाइमेट चेंज होता है उसमें ग्रीन हाउस की गैसेज क्या रोल प्ले करती हैं, एंड हाउ वी कैन मिटिगेट देयर इफेक्ट्स। तो उनके इफेक्ट्स को किस तरीके से हम लोग, ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट इन द अर्थ। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, जो हीट गैसेज को ट्रैप कर लेता है अर्थ के एटमोसफेयर में, जो कॉज क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। इसीलिए जून जुलाई में सख्त गर्मी पड़ती है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती है, और जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हीट को मज़ीद इंक्रीज़ कर देती हैं। मिटिगेशन इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग एमिशन थ्रू द क्लीनर एनर्जी सोर्सेज, इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, इम्प्लीमेंटिंग policies to limit greenhouse gas production, aiming to stabilize and reduce their impact on the climate। अब जो हमारे मिटिगेशन रूल्स होते हैं, जो हम लोगों जो चीज़ें जो कॉज करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ग्लोबल वार्मिंग को, हम उसको रिड्यूस करते हैं। जो ज़्यादा यूज़ है एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी के किसी भी व्हीकल में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, फ़ोन में भी इवन रेडिएशन रिलीज़ होती है। हमारे पास रेफ्रिजरेटर हैं, जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल है, जो हमारे पास कारखानों का जितना भी काम है, इनसे गंदा पानी, गंदा धुआं हमारे माहौल को बहुत जो है बुरे तरीके से अफेक्ट करता है, एयर पोल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, हाउ अ ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलप फॉर स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक पर्पसेस, जिसका आंसर हमने यहाँ लिखा है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसका टारगेट आइडेंटिफिकेशन समझ लेते हैं कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका। कि इसमें साइंटिस्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द डिजीज़। अगर आपके पास कोई कैंसर ट्यूमर है, अगर आपके पास कोई ब्रेन ट्यूमर है, उसको सबसे पहले एक्सेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके रेलिवेंट जो भी थेरेप्यूटिकल मेडिसिनल ड्रग बनता है वो उसको टारगेट अचीव करता है। अगर हमें कोविड-19 में हमें जो है वो क्या लगी थी इंजेक्शंस, उनका नाम क्या नाम था इन इंजेक्शंस का? इंसुलिन थी? नहीं, इंसुलिन तो वो डायबिटीज़ के बंदे को होता है।
नाम नहीं याद आ रहा, कोविड-19 में इंजेक्शंस आए थे, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे इस टाइम, ठीक है। अब वो कोविड-19 में जो इम्यून सिस्टम को आगे जो ऐसे जर्म्स और बैक्टीरिया वायरस था जिसको वो अफेक्ट कर रहा था, उसको साइंटिस्ट ने स्टडी किया, उसके रेलिवेंट, उसके टारगेट जो जाके सिर्फ उसको हिट करेगा। अगर हमारे कमर में दर्द है हम मेडिसिन खाएंगे वो हमारे बैक पेन को रिलीफ देगा, अगर हमारे सर में दर्द है हम जो मेडिसिन खाएंगे वो हमारे हेडेक को रिलीफ देगा, ठीक है। हर एक टारगेट के मुताबिक चीज़ बनती है। आगे है हमारे पास जल्दी जल्दी के ड्रग्स आर डिज़ाइन बाय द आइडेंटिफाइंग डिजीजेस, टारगेट फाइंडिंग पोटेंशियल। अब क्या है, फाइंडिंग पोटेंशियल कंपाउंड्स, कि ये हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रग्स कैंडिडेट्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई ऑफन थ्रू स्क्रीनिंग लाइब्रेरीज ऑफ एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स और डिज़ाइनिंग अ न्यू वंस। वो हमारे पास एक ऐसे कंपाउंड बनाते हैं ऐसे जो भी खाए उसके अंदर पोटेंशियल हो कि वो इसको बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी मेडिसिन की आदी नहीं होती। जब स्टार्ट में होता है तो हमें उससे जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, हमें वॉमिट हो जाती है या फिर वो भी मसले बन जाते हैं, तो वो हमारे लिए कैसे पोटेंशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। टेस्टिंग इन लैब्स एंड एनिमल्स। अब जो चीज़ बनाई जाती है, कोई भी चीज़ इन्वेंट करनी होती है, अगर कोई ना कोई सीरम बनाना होता है, सीरम नहीं सॉरी कोई मेडिसिन बनानी होती है, कोई ड्रग बनाना होता है, उसको टेस्ट किया जाता है यहाँ पे इंसान पे या जानवर पे। कितनी मूवीज़ हैं कि कोई मेडिसिन थी, उन्होंने टेस्ट करना था और उसका रिज़ल्ट गलत हो गया और वो एक डिज़ीज़ बन गई, वायरस बन गया और वो फैल गया, ठीक है। एंड कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स इन ह्यूमंस। जब इंसुलिन्स बनाई जाती है ना, कोई भी मेडिसिन बनाई जाती है तो उसको ट्रायल के लिए पहले बनाया जाता है कि इंसान को पहले देखते हैं कि जब न्यू चिकन पॉक्स स्टार्ट हुआ था, चिकन पॉक्स के लिए एक इंसुलिन्स बनाई गई थी, तो इंसुलिन सबसे पहले 11 साल के बच्चे पे अप्लाई किया गया था, ठीक है। उसको चिकन पॉक्स उस टाइम करंट थे, अब चिकन पॉक्स पे उसके ख़त्म हो गए थे, लेकिन उस इंसुलिन से ये इफेक्ट हुआ था कि उसका बुखार रहा था 10 दिन, ठीक है। अब उन्होंने उसको ट्रायल एज उस बच्चे को लिया था, ठीक। इस तरीके से उन्होंने इंसुलिन को सस्पेक्ट किया कि इसमें ये मसला आ रहा था, हमने इस मसले को ख़त्म कर दिया, ठीक है। एंड गेनिंग रेगुलेटरी अप्रूवल, फिर उसमें अप्रूवल लेना होता है आपने गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाना है आपने उसको ऑथराइज्ड करवाना होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि PVT लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड, वो चीज़ होती है जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होती है, ठीक है। हम जहाँ पे टैग देखते हैं हलाल है कि हराम है। एंड मॉनिटरिंग पोस्ट मार्केट। अब आपके पास मॉनिटरिंग पोस्ट मार्केट क्या होता है कि कंटिन्यूड मॉनिटरिंग रिसर्च अगर आफ्टर, अगर वो चीज़ आपकी बाज़ार में चल रही है, अभी मार्केट में इन है, उसको मॉनिटर करते रहना है कि उसका कोई नुकसान तो नहीं जा रहा। अगर लोग उसका इंटेक कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें बनानी है, ठीक है।